बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 140 मुलाहिज़ा फरमाएं। तांगे वाले को मैंने खुश करके एक फरलांग से पहले रुखसत किया और बाकी फासला पैदल तय करके अब्दुल वदूद मंदिर के घर पहुंचा। राबिया की गाड़ी बाहर मौजूद थी। मुझे उसके कबल अज़ वक्त पहुंच जाने से एक अजीब सी खुशी हुई। इस तरह इश्क ने उसे बहुत पहले खींच लिया था। मोहसिन अभी तक वापस नहीं आया था, वरना दूसरी कार भी वहीं मौजूद होती। घंटी का बटन दबाने की कोशिश में मुझे करंट लगा। मैंने देर लब मंदिर को गाली देकर दरवाजा बजाया। कौन है बे? मंदिर ने एक खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा के कहा। तुम्हारा बाप, मैंने कहा। नंबर 210 जिसे 220 वोल्ट का करंट लगा है। आवाज पहचान के मंदिर ने दरवाजा खोला और गला फाड़ के हंसा। अबे भूतनी के 210 नंबर की औलाद, आ गया असल अपनी औकात पर। चल अच्छा हुआ कहीं नौकरी से तो लगा। उसने मेरे एक दब मारा, मैंने उसके 2 हाथ मारे। ये खतरे की घंटी लगाने का क्या मकसद है? अंदर भी इलेक्ट्रिक चेयर रखवा ले। उसी वक्त राबिया नमूदार हुई, हैरान हुई, हंसी और शर्माई। मैंने पेशावर वेटर के अंदाज में कहा, आप चाय पसंद करेंगी मैडम या काफी? और उसके साथ ही क्या खाएंगी? बिना तकल्लुफ ले आई अंदर से। आधे घंटे बाद जब मैं नहा के कपड़े बदल चुका और काफी के साथ सैंडविच की प्लेट साफ कर रहा था जो राबिया ने बनाए थे, तो मुझे मोहसिन का ख्याल आया। माफ कीजिएगा, भूखे तो आप लोग भी होंगे। मुझे ख्याल ही नहीं आया पूछने का। बड़ी बदइखलाकी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा तशवीश की बात ही है कि शेरवानी साहब लेट क्यों हो गए। मैंने कहा, अरे वो साला कौन सा कम है? मंदिर ने कहा, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। भाग गया वो कार समेत किसी के साथ। हमें तो खैर कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। यार मंदिर, अपने चौधरी दिलावर साहब का क्या हाल है? मैंने कहा, शिकारी की औलाद पुलिस रिमांड पर है आजकल। वो गला फाड़ के हंसा। साले की जमानत भी नहीं हुई। जमानत क्यों? यार ऐसे शरीफ आदमी ने क्या जुर्म किया था? मैंने कहा। मंदिर ने फिर मुझे एक दब रसीद करने की नाकाम कोशिश की। अच्छा पंसाया तुम दोनों ने उसे। इधर मोहसिन ने वो संदूक अंदर उतरवाया, उधर पुलिस पहुंच गई चौधरी साहब के घर। बेगम साहबा ने बड़ी खुशी से संदूक रख लिया और मोहसिन तो खैर बाहर से ही खिसक लिया। वो तांगे वाला भी चला गया था। चौधरी साहब पुलिस के साथ साथ ही पहुंचे। बस चंद मिनट का फर्क था। अब वहां बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। पुलिस मुसर थी कि इसमें लाश है। चौधरी दिलावर बहुत गर्म हुआ कि ये किस सुल्लू के पट्टे ने कहा है। वो कोई इकराम शेख टाइप इंस्पेक्टर था। कहने लगा कि किसी पड़ोसी ने सब कुछ देखकर फोन किया है। बेगम साहबा की हालत गैर थी कि बैठे बिठाई ये क्या मुसीबत नाजल हो गई। मियाँ बीवी का झगड़ा अलग शुरू हो गया। चौधरी चिल्लाने लगा कि मेरा नाम लेकर कोई एटम बम दे जाए तो ले लेना और कर देना तबाह इस घर को। फिर पुलिस से लड़ने लगा कि तुम अंदर आए कैसे? खाना तलाशी के वारंट हैं, ये घर का सामान है। उसने कहा, ये छापा मारा है हमने, वारंट भी ले लेंगे, लेकिन अच्छा है आप संदूक खोल कर दिखा दे। उसने इनकार किया। शक तो था उसे कि मामला गड़बड़ है। इंस्पेक्टर ने कहा, फिर मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर गिरफ्तार करके ले जाता हूँ और ये संदूक भी। उसके साथ पुलिस की नफरी थी। दिलावर की पोजीशन बड़ी खराब होने लगी। इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी लगा ले जाने पर मुसर था और ये बड़ी बेइज्जती की बात थी। संदूक में क्या है ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसने इंस्पेक्टर को अंदर ले जाकर बात करनी चाहिए। मकसद था कुछ देर दिलाकर उसे रुखसत करे। उसने दूसरी फर्दे जुर्म आयद कर दी। चौधरी दिलावर ने उसे फोन कराने की और उसे बात करने की धमकी दी, मगर वो इंस्पेक्टर तो ईंट गया कि अब तो चाहे नौकरी जाए या फांसी मुझे हो जाए, मैं तो संदूक खोल कर देखूंगा या साथ ले जाऊंगा। चौधरी के लिए इसके सिवा चारा ना रहा कि संदूक का ताला तोड़े। उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि अंदर से क्या निकलेगा। उसे ना ये उम्मीद थी कि इकराम शेख के अलावा भी पुलिस में कई इकराम शेख हैं। ताला तोड़ने के बाद उस पर हार्ट अटैक हो गया। उसकी बीवी बेहोश हो गई और बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस ने लाश कब्जे में ली और चौधरी दिलावर को उठा कर ले गए। हार्ट अटैक को उन्होंने साफ मकर करार दे दिया। इतने बड़े झूठ के बाद दिलावर की कोई बात मानने के लिए वो तैयार ना थे। मालूम नहीं वो कैसे जिंदा बच गया। डॉक्टर ने उसको थाने में आकर देखा था। उसने हॉस्पिटल भेजने की सिफारिश नहीं की। मैंने कहा, की थी, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर नहीं था। मंदिर बोला, दिलावर का फैमिली डॉक्टर था। फिर दिलावर ठीक हो गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। खासे संगीन इल्जामात आयद हो गए उस पर। बदी ये कि उसकी शरीके याद का नाम चशमदीद गांव में आ गया है। उसके अपने ड्राइवर और खान साहब मां के नामों के अलावा उसने टॉप के वकील किए हैं। 14 दिन का रिमांड खत्म हो गया तो जमानत होगी। वेरी गुड, मैंने जोश से हाथ मलकर कहा। लगता है पॉइंट्स बराबर होते जा रहे हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हस्बे आदत मंदिर ने पर्दा हटा के झांका और मुझे इशारे से बुलाया। मैंने देखा तो दरवाजे पर मोहसिन खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ डाकिये की वर्दी में शूफर की खिदमत बजा लाने वाला वो ट्रक ड्राइवर भी था, जो पहले हमारे नुक्ता नजर से सफेद दुश्मना में शामिल था और अब हमसे मिल गया था।
वो भी उसकी मजबूरी थी, और ये भी बगैर खुद अपनी नजर में वो धोबी का कुत्ता हो गया था, जो घर का है ना घाट का। तकदीर भी आदमी के साथ कैसे मजाक करती है। ताफू सिर्फ 1000 रुपए महाना पर ट्रक चला के लाहौर से कराची जाता था। सैकड़ों हजारों ट्रक ड्राइवरों की तरह जो माल बर्दारी के सिवा कुछ नहीं करते, और ये माल किसी भी एतबार से नाजायज नहीं होता। वो एक बहुत बड़े कानून शिकन गिरोह का आलाकार था, लेकिन ये बात उसे मालूम ना थी। फिर अचानक इरसो तमा से गुमराह हो जाने वाले रहमत कबाड़ी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो माले हराम में बराबर का शरीक बन जाए। वो इनकार करता तब भी मारा जाता। शरीके जुर्म हो जाने के बाद उसे सजाए मौत ही मिली। ऊपर वालों को मालूम हो गया था कि रहमत कबाड़ी ने और स्ट्राइक ड्राइवर ने मिलकर 10 लाख के बाल को खुर्द बुर्द कर दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने दोनों के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया, मगर कुदरत की तरफ से अपने अंजाम को वो पहुंचा जो असल मुजरिम था और इस सजा का मुस्तहिक था। ताफू को 5 लाख की इवज अपनी बीवी और अपने बच्चों की जिंदगी गिरवी रखना मंजूर ना था, और वो जीने की आरज़ू में हमारा सहारा पाके नई उम्मीद के साथ जिद्दोजहद कर रहा था। ताफू बहुत थका हुआ और पज़मुर्दा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और मैंने हैरत मुसरत के साथ हाथ मिला के उसे अंदर खींच लिया। मैं तो समझा था तुम खो गए। मैंने कहा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने चुंगी नाके से गुजरकर आपका बहुत देर तक इंतजार किया, वो बोला। फिर मैंने फायरिंग की आवाज सुनी और बेहतर यही समझा कि गाड़ी लेकर निकल जाऊं। गाड़ी मैंने सड़क के किनारे महफूज जगह पर छोड़ दी थी और मुल्तान चला गया। तुम्हें मुझसे ज्यादा गाड़ी की फिक्र थी? मैंने हंसकर कहा। मुझे यकीन था कि आप तो किसी न किसी तरह मुल्तान पहुंच जाएंगे, वो बोला। गाड़ी पकड़ी जाती तो मेरे लिए भी मुश्किल पैदा होती और आपके लिए भी परेशानी में इजाफा होता। क्या मैंने गलत किया जनाब? नहीं, तुमने अकल से काम लिया ना होता तो इस वक्त गाड़ी के साथ मैं यहाँ ना पहुंच पाता। मैं तो वाकई मुल्तान पहुंच गया था। तुमने गाड़ी को फिर कैसे तलाश कर लिया? बस जी, मेरा ख्याल था कि आप अगर मुल्तान गए तो अच्छे होटल ही में ठहरेंगे, वो बोला। मैंने सारी रात तमाम फर्स्ट क्लास होटलों में देखा, मगर गाड़ी मुझे कहीं नजर ना आई। मैं मायूस होकर वापस लौट रहा था कि गाड़ी एक सिनेमा के सामने मिल गई। मैं दूर खड़ा देखता रहा। 3 घंटे बाद मैंने मोहसिन साहब को देखा। ये गाड़ी ले जाने के लिए आए थे। मेरे सामने से गुजरे तो मैंने हाथ से इशारा किया और इन्होंने पहचान लिया। तुम रात भर मुझे तलाश करते रहे तो यकीनन सोए नहीं होगे, मैंने कहा। बस जी, फिक्र हो तो नींद भी कहाँ आती है, वो बोला। अपना डर था, बीवी बच्चों का ख्याल था और आपकी तरफ से तशवीश थी। मोहसिन साहब ने बताया कि सब ठीक है तो तसल्ली हुई। रास्ते में पलक झपकी के लाहौर आ गया। अच्छा, अब तुम नहा धो के कपड़े बदल लो, मैंने कहा। ये डाकिये की वर्दी उतार दो, कुछ खा पी के आराम कर लो। कल देखेंगे कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बाहिफाजत कहाँ मुंतकिल किया जाए और कैसे। मंजिर ने और राबिया ने ये सब गुफ्तगू खामोशी से और तवज्जो से सुनी थी। मोहसिन को ड्राइविंग ने थका दिया था और वो जूतों समेत सोफे पर तरा था, लेकिन सोया नहीं था। बैज़ आंखें बंद किए लेटा रहा। ताफू की नजर बार बार मंजिर और राबिया की तरफ सवालिया अंदाज में उठती थी। ये अपने दोस्त हैं ताफू, मैंने कहा। बहुत बड़े और काबिल वकील हैं। ये मंजिर साहब तो तुमको भी नजर आ रहे होंगे कि कितने बड़े हैं और ये कानूनी। ये बहुत काबिल वकील हैं। मोहसिन ने आंखें खोल कर कहा, मगर इनकी काबिलियत के और इनके जुमला हुकूक महफूज हैं। मोहसिन ने बड़ी मतानत से बात की थी, लेकिन ताफू क्या समझता। राबिया का रंग गुलाबी हुआ और उसने घूर कर मोहसिन की तरफ देखा, लेकिन मजे से लेटा टांग हिलाता रहा। फिर मंजिर ने हू करके हंसना शुरू किया तो राबिया मजीद खफीफ हुई, लेकिन मोहसिन की संजीदगी में फर्क नहीं आया। यार मंजिर, मैंने कहा, ये अपने साथ ही हैं, इनके नहाने धोने का और क़ियामो ताम का कुछ इंतजाम कर। इस पोस्टमैन की वर्दी की जगह अगर शरीफाना कपड़े मिल जाएं तो अच्छा है। शरीफाना क्या, अपने कफन है जो हम तेरी खातिर सर से बांधे फिरते हैं, मंदिर बोला। उसी से ये भी गुजारा कर सकते हैं तो चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद। आइए जनाब, वो ताफू को अंदर ले गया। मैंने जूता उतारा। दूर चश्मी, तुम्हारी जबान के ब्रेक फेल क्यों हो जाते हैं बेमौका, और जूता खींचकर उसकी तरफ फेंका, मगर वो बड़ी फुर्ती से उठा और बच गया। खातून देख रही है कि ये ला कानूनियत है, वो चिल्लाया। आपकी नजरों के सामने हो रही है दस्तराजी। मैं इस कातलाना हमले के खिलाफ एहतजाज करता हूँ। उसने जूता उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर से किसी के उल्लड़ मचाने की आवाज आई। मैं खिड़की की तरफ दौड़ा, मार दिया जूता अपने मामू को। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर कहा, आ रहे हैं वो जवाबी कार्रवाई के लिए, जा उनसे जूता वसूल कर। जिसका जूता उसी का सर, मोहसिन ने कहा और अपने दोनों जूते सर के नीचे रखकर लेट गया। मजबूरन मुझे जाना पड़ा। दरवाजा खोलते ही मेरी निगाह एक पहलवान टाइप शख्स पर पड़ी, जिसकी शख्सियत का सबसे नुमाया हिस्सा मूंछें और पेट था। बोले, पहलवान के सर पर जूता रसीद करने की जुरात किसने की है? वो जूता उठा के फुनकारने लगा। अपने उजम के मुकाबले में पहलवान की आवाज मुज़िका खेद हद तक नुसवानी थी, लेकिन मैंने हंसी को जब्त किया। ऐसी जुरात कौन कर सकता है पहलवान जी, मैंने मस्कीनी से कहा। बच्चे ने गलती से बाहर फेंक दिया।
किसका बच्चा था और जूता किसका था? पहलवान ने जूता दीवार पर मार कर कहा, तुम्हारा? तोबा तोबा, मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ पहलवान जी, वो बहनोई है मेरा। मैंने कहा, थानेदार है ना, इसलिए बच्चे को आदत पड़ गई है शुरफा को जूते मारने की। जूता बेशक मेरा है। पहलवान का सारा जोश और खरोश ठंडा पड़ गया। पांजे और जूते को संभाल कर रखो, उसने जूता मुझे थमा कर कहा। ऐन उस वक्त जब पहलवान वापस जाने के लिए उठा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। एक जीप दरवाजे के सामने आ रुकी। दर्द में से मुझे अंकल रिजवी का चेहरा नजर आया जो पूरी वर्दी में थे और अपने साथ पुलिस की दफरी भी लाए थे। मैं वापस भागा। उनके यूं आने का मकसद मेरी गिरफ्तारी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मैं हैरान था कि उन्हें मंदिर के घर में मेरी मौजूदगी की इतला कैसे मिल गई। ये फर्ज करना महाल था कि घर के किसी फर्द ने उन्हें फोन पर मुतला कर दिया हो। शायद मुझे किसी ने यहाँ आते हुए देखा था और पहचान कर पुलिस को खबर कर दी। इस वक्त ये सोचने की मोहलत नहीं थी। चंद सेकंड में मैं अंदर जा पहुंचा। मोहसिन, अंकल रिजवी ने मेरी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा है, मैंने कहा। मोहसिन एकदम खड़ा हो गया और उसने खिड़की से बाहर देखा। राबिया का रंग उड़ गया था और वो बुत बनी खड़ी रह गई। वो यहाँ कैसे आ पहुंचे? मोहसिन ने खिड़की बंद कर दी। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं इस वक्त गिरफ्तार होने का खतरा बोल नहीं ले सकता, मैंने कहा। बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो डॉक्टर अमजद के नाम पर रजिस्टर है, उसे मैं यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? राबिया ने घबरा कर कहा। अंदर काल बैल बजने लगी। मैं अब दरवाजे से तो निकल नहीं सकता, मैंने कहा। उसी वक्त मंदिर नमूदार हुआ। मंदिर बाहर अंकल रिजवी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं, मैंने कहा, मुझे गिरफ्तार करने के लिए। फिर क्या हुआ? वो बोला, खड़ा रहने दे, अबे वकील का घर है, बड़े से बड़ा ऑफिसर भी वारंट के बगैर अंदर नहीं आ सकता। यार अंकल रिजवी बेवकूफ नहीं है, वो खट से वारंट निकाल कर दिखा देंगे, मैंने घबरा के कहा, क्योंकि काल बैल अब मुसलसल बज रही थी। तू जाके उन्हें रोक, मैं अंदर से होके छत पर चला जाता हूँ और साथ वाले घर में उतरने की कोशिश करता हूँ। रास्ता है ना? रास्ता तो है, मंदिर बोला, मगर भूतनी के ये एक और मुसीबत हो जाएगी। वो गली का मुआसरा कर लेंगे। तू जा दरवाजा खोल, मैंने कहा। और मोहसिन ताफू पर आंच ना आए, कह देना घर का नौकर है, मैं भी राब्ता कायम करूंगा। मैंने एक नजर राबिया को देखा और गायब हो गया। मुझे मालूम था कि मंदिर की बीवी पर्दा कर दिया है और मैंने कभी मंदिर के घर के अंदर का नक्शा भी नहीं देखा था। एक कमरे से गुजरते ही मेरी नजर ने मंदिर की बीवी को देखा जो हाथ में लोटा लिए खड़ी थी। मुझे यूं शू तरह बेमहार की तरह अंदर आते देखकर वो इतनी हैरान हुई कि लोटा उसके हाथ से छूट गया और वो दुपट्टे से मुंह छुपा के अंदर भागी। जीना अचानक सेन के दूसरे किनारे पर मेरे सामने आ गया तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मंदिर की औलाद का हुजूम मेरी राह में हायल नहीं हुआ। उनको खबर होने तक मैं जीने के रास्ते छत पर पहुंच चुका था। छत पर वो सब रंग बिरंगे जनाना और मर्दाना कपड़े लहरा रहे थे जो मंदिर की जोजा ने धोकर सूखने के लिए अलगनी पर फैलाए थे। मैं उनके नीचे से गुजरा और छत की मुंडीर तक पहुंचा। एक तरफ 3 मंजिला मकान की सीधी दीवार खड़ी थी, पिछले हिस्से में दूसरी कला नुमा इमारत खड़ी थी। चुनाचे मेरे लिए फरार का रास्ता सिर्फ एक तरफ से खुला हुआ था। मैंने 6 फुट की दीवार को दोनों हाथों के बल पर उबूर किया और दोनों तरफ की छत पर गिरा। मंदिर के घर की छत 12 फुट बुलंद थी, मगर साथ वाले घर की ऊंचाई 10 फुट थी। चुनाचे में 8 फुट नीचे कूदा तो धमाके से छत में गूंज और लर्जिश पैदा हुई। अपनी नाजायज तशरीफ आवरी का ऐलान मैंने पहले ही कर दिया था। अरे कौन कमबख्त है छत पर? नीचे से किसी औरत ने चिल्ला कर कहा, अजी जरा देखना। मैं खटखट करता नीचे उतर गया, जैसे मैंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की और यह किसी अजनबी का नहीं, मेरे मामू का घर है। आखिरी जीने से नीचे कदम रखते ही मैंने खुद को एक मुख्तसर से ज़हन में पाया। इतनी देर में अहले खाना के लिए शुबे की कोई गुंजाइश ना रही थी कि खलाई मखलूक की उड़न तश्तरी छत पर नहीं उतरी है तो किसी चोर डाकू ने यकीनन दावा बोला है। खातूने खाना अपने मजाजी खुदा को पहले ही मुतवज्जो कर चुकी थी और अब से इनमें मेरे मुकाबिल 3 अफराद थे। एक 60-70 साल की बुढ़िया जो खुश्क हो के चमड़ा बन गई थी, एक निस्बतन जवान और फरबे बदन औरत जो बुढ़िया की बहू और बेटी हो सकती थी, और एक बांस की तरह लंबा पतला मर्द जो मजकूरा बुढ़िया का बेटा या दामाद था। कौन है तू? मर्द ने कहा, जिसे जोजा मोहतरमा ने कपड़े धोने का डंडा पकड़ा के मुसल्ला कर दिया था। बुढ़िया ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने रिवाल्वर निकाल लिया। खबरदार, किसी के हल्क से आवाज निकली तो हल्क में सोराख कर दूंगा। मैंने पंजाबी फिल्मों के विलन की तरह आवाज को खतरनाक बना के कहा। बुढ़िया का मुंह बंद हो गया और वो पट से नीचे गिरी, मगर जवान औरत ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, जिससे साबित हुआ कि वो बहू है। अम्मा, मर्द चिल्लाया। फिर उसने घूर कर बीवी को देखा। अरे देख अम्मा, मर तो नहीं गई? रोज मरने की धमकी देती है, मरती कहाँ है? औरत ने मुंह बनाकर कहा और बुढ़िया को उठाने के लिए बढ़ी। तुम क्या चाहते हो डाकू साहब? मर्द मुझसे मुखातिब हुआ।
उसने रिवॉल्वर से नजरें चुराते हुए अपने जिस्म की कपकपी और आवाज की लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की। कसम अल्लाह की हमारे पास कुछ नहीं है, मैं डाकू नहीं हूँ, मैंने कहा, शरीफ आदमी हूँ। अच्छा, मर्द भूंचका रह गया। ये बात अगर तुम जबरदस्ती बनवाना चाहते हो तो अलग बात है, मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैंने कहा। मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह चाहिए क्योंकि मेरे पीछे कुछ दुश्मन लगे हुए हैं, उनके जाते ही मैं भी चला जाऊंगा। तुम वकील साहब के घर से इधर आए हो? हाई जंप लगा के वो बोला। मैं उनको नहीं जानता, वहां भी ऐसे ही गुस्सा था, मैंने कहा। मैं नहीं चाहता था कि बाद में मंदिर पर कोई इल्जाम आए तो इमसाया उसके खिलाफ एक गवाह बन जाए। फिर तो तुम वाकई शरीफ आदमी हो, वो बोला। अभी मैं दरवाजे से झांक रहा था और मैंने पुलिस को आते देखा था। अगर वही तुम्हारे दुश्मन है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शराफत साबित है। अच्छा, मैं बदमाश हूँ, मैंने भिन्ना कर कहा। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जो कुछ मैं कहूँ वही करो। अपनी बीवी से कहो कि सास को अंदर ले जाए और इसे फिलहाल बेहोश रहने दे। तुम आगे चलो, मुझे बताओ कि जरूरत पड़ने पर मैं किस तरफ से बाहर जा सकता हूँ। बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वो बोला, लेकिन वो गली में खुलता है और गली में पुलिस खड़ी है। मैं फिर पुलिस के वापस जाने का इंतजार करूंगा, मैंने कहा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन पुलिस यहाँ भी आ सकती है, तुम्हारे साथ वो मुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे, उसने मुर्दा आवाज में कहा। नहीं, वो तुम्हारे घर का मुआसरा कर सकते हैं, अंदर नहीं आ सकते, मैंने कहा। उनके पास वारंट नहीं होगा। हाजी, क्या बात करते हैं आप, पुलिस कहाँ परवाह करती है वारंट की, वो बोला। मगर जो पुलिस अफसर छापा मारने मेरा मतलब है पुलिस की नफरी के साथ आया है, वो बहुत असूल परस्त और शरीफ आदमी है, मैंने कहा। तनुमंद बहू अपनी अजली दुश्मन सास को उठा के अंदर ले गई। जेरे लब मुझे या सास को कोसती हुई। हाँ, एक तुम शरीफ आदमी हो, एक वो शरीफ है जैसी रूह वैसे फरिश्ते, वो बोला। मारा जाऊंगा मैं गरीब आदमी, इधर से तुम गोली मारोगे, उधर पुलिस, आगे कुआं, पीछे खंदक, अंदर चलो, मैंने गुर्रा कर कहा और रिवॉल्वर लहराया। वो खामोशियों के अंदर चल पड़ा। बात सुनो जी, दरवाजे की ओर से खातून खाना ने पुकार कर कहा। मैं उनके शोर के साथ अंदर दाखिल हुआ और खातून ने मुझे घूरा। अजी, 1 मिनट बात तो करने दे, मियाँ बीवी की बात है। उसने कोई चीज पीछे छुपाई। अच्छा, मैंने कहा। मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ, जो कहना है आहिस्ता से कान में कह दो, वैसे मैं भी बहरा हूँ। मेरे कमरे के दूसरे गोशे से मियाँ बीवी को जद में रखा और बड़ी बी को देखा जो मसैरी नुमा पलंग पर सीधी लेटी थी। उनकी आंखें बंद थी लेकिन सांस ठीक चल रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे शुबा हुआ कि बड़ी बी बकर कर रही है और बेहोशी को सिर्फ तहफ्फुज़ और सलामती की खातिर छतरी बनाए लेटी है। कौन सिकंदर बख्त, साहिब खाना ने अचानक बुलंद आवाज में कहा और अपने अहमक होने का सबूत दिया। बीवी ने देखा कि तीर खास से निकल गया है। मैं अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा था और वो दोनों मुजरिम बने सामने खड़े थे। तो मुझे पहचान ही लिया है तुम्हारी बीवी ने, मैंने रिवॉल्वर उठाया। वो देखें, ये औरत जात है, मर्द चिल्लाने लगा। बहुत चालाक बनती है, माफ कर दें इस बेवकूफ को। बेवकूफ तुम हो, मैंने आयशा से बात की। क्या जरूरत थी चिल्लाने की? बीवी ने अखबार उसके सर पर दे मारा। अब तुम्हारे बचने की सूरत नहीं रही। मैंने रिवॉल्वर को थोड़ा सा उछाल कर घुमाया और बड़ी महारत के साथ फिर सीधा थाम लिया, एन वेस्टर्न फिल्मों के काओ बॉय की तरह। तुम सब जानती हो, अखबार में मेरी तस्वीर देख चुके हो। अच्छा हुआ मुझे बर वक्त मालूम हो गया, वरना बाद में तुम मेरे खिलाफ पुलिस को बयान देते। नहीं, कसम अल्लाह की, हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से। औरत ने रोना शुरू कर दिया। उसी वक्त अंकल रिजवी ने बैगा फोन पर पुकारना शुरू कर दिया। सिकंदर, मैं तुमको 10 मिनट की मोहलत देता हूँ, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। तुम फरार होके कहीं नहीं जा सकते। पुलिस ने हर तरफ से गली बंद कर दी है। अंकल रिजवी की आवाज मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी, जिसे वो यरगमाली मियाँ बीवी भी सुन रहे थे। मेरा ज़हन सूरत-ए-हाल की इस ड्रामाई तब्दीली से निमटने के लिए मसरूफ़ अमल था। अंकल रिजवी की वार्निंग से ये अंदाजा नहीं होता था उन्हें मेरी जाय पनाह का इल्म है, या ये भी हो सकता था कि वो खाना तलाशी का वारंट लिए बगैर आए हों और मंजिर ने उन्हें घर में दाखिल ना होने दिया हो। उन्हें मंजिर के घर में मेरी मौजूदगी का यकीन ना होता तो वो इतनी तैयारी के साथ मुझे गिरफ्तार करने ना आते। लेकिन यह भी मुमकिन था कि वो मंजिर के घर में मुझे तलाश करने के बाद नाकाम हो गए। इस नतीजे पर पहुंचे हूं कि मैं छत के साथ वाले घर में उतर गया। मैं कोई जिन भूत नहीं था कि गायब हो जाऊं या मक्खी बन के उड़ जाऊं। वो ज़हीन आदमी थे और मुझे घर में ना पाकर उन्होंने फरार के इम्कानात का जायजा लिया होगा, तो इसी नतीजे पर पहुंचे होंगे कि मैं और कहीं नहीं जा सकता। इस घर से निकलने का रास्ता एक था जो उनकी नज़र में था और वो जानते थे कि मैं इस रास्ते से बाहर नहीं गया, मैं शशो पंज में मुब्तला हो गया। अगर वो मुझे मंदिर के घर से बाहर आने का हुक्म दे रहे थे तो मुझे दूसरे घर से निकलने की कोई ज़रूरत ना थी, और अगर वो चाहते थे कि मैं साथ वाले घर से निकल आऊं तो मुझे ये मंजूर नहीं था। हथियार डालने का मतलब मेरे लिए सिर्फ शिकस्त नहीं था, मेरी तमाम जिद्दोजहद का खात्मा था।
मेरे तमाम मकासद की नाकामी था और इन तमाम अज़ाइम से दस्तबरदारी था जो मुझे ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज थे।